dear students and faculty members of various colleges who are watching the channel of Zoology Department of Loya College Churu. जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा विभिन्न विषयों पे व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित की जा रही है और इन सभी के वीडियो शूट करके कॉलेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व में एम्ब्रियोलॉजी की एक पूरी श्रृंखला हमने शूट की है और उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी वहाँ से इन चैप्टर्स को लाइव सेशन के रूप में इनको आप देख सकते हैं। वर्तमान में जेनेटिक्स की व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। इस व्याख्यानमाला में कई चैप्टर हैं जो डिस्कस किए जा चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में क्रॉसिंग ओवर पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, क्रॉसिंग ओवर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्रॉसिंग ओवर का क्या सिग्निफिकेंस है। इन सभी पहलुओं को टच करते हुए बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही शॉर्ट में यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से ये चैप्टर मैं आपसे शेयर करूँगा और मेरे जो अनुभव है वो मैं आपको बताऊँगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, हिंदी में इसको जीन विनिमय भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। अपनी बॉडी में जैसे दो तरह की सेल्स मिलती है, एक तो कायिक कोशिकाएं या सोमेटिक सेल्स, दूसरी जनन कोशिकाएं या जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल से अपनी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, जबकि जर्म सेल से गॉनेट्स में पाई जाती है, यानी टेस्टिस में और ओवरी के अंदर, जो कि टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया के रूप में है, अंडाशय के अंदर ये ओगोनिया के रूप में है। और इन कोशिकाओं में मियोसिस होता है और मियोसिस जब होता है तो जीन का विनिमय होता है। माइटोसिस के अंदर जीन विनिमय नहीं होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अब जीन विनिमय जब होता है तो क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है उनके बीच में आदान प्रदान होता है। इसलिए क्रॉसिंग ओवर की एक्चुअल परिभाषा क्या हो जाएगी, गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होने वाला आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। यानी क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज विच टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो गुणसूत्र के जो अपुत्री खंड है, जो अपनी बॉडी में जैसे अपने ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, 46 के अंदर 44 सोमेटिक क्रोमोसोम है, एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम है। और सोमेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, समजात होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, अब मान लीजिए फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन ये एक्स एक्स गुणसूत्र समजात गुणसूत्र नहीं है। इसी तरह नर के अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम है वो समजात गुणसूत्र नहीं है। दोनों पे अलग अलग तरह के जीन्स हैं, अलग अलग तरह की लोकेशंस हैं और उनमें कुछ जो पार्ट है वो होमोलोगस होता है। इसलिए सेक्स क्रोमोसोम में जीन विनिमय तो होता है, लेकिन मुश्किल से कोई 15-20 जीन होते होंगे जिनके अंदर जीन विनिमय पॉसिबल होता है। लेकिन दूसरी तरफ सोमेटिक क्रोमोसोम में यदि देखें तो एक सोमेटिक क्रोमोसोम पे जीन की संख्या 500 से लेके 1100-1200 तक हो सकती है और यहाँ पर जीन पॉसिबिलिटी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होने वाला आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। यानी जीन विनिमय इज द एक्सचेंज विच टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। अब क्रोमोसोम का वो भाग जो जीन विनिमय भाग लेता है उसे क्रॉसओवर सेगमेंट्स कहते हैं और गुणसूत्र का वो भाग जो जीन विनिमय पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको नॉन क्रॉसओवर सेगमेंट कहते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है जीन विनिमय की, क्रॉसिंग ओवर की। अब इस क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म कैसे है उसको मैं बहुत ही सिंपल पिक्टोरियल एस्पेक्ट से आपको एक्सप्लेन करूँगा।
बेसिकली जीन विनिमय जो होता है ये 4 पदों में संपन्न होता है। क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप्स। पहली स्टेप जो है दैट इज सिनेप्सिस। सेकेंड स्टेप डुप्लीकेशन। थर्ड स्टेप एक्सचेंज ऑफ डीएनए या एक्सचेंज ऑफ जीन्स। और चौथी स्टेप होती है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन इस तरह क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है वो 4 पदों में संपन्न होगी। फर्स्ट स्टेप सिनेप्सिस, सेकेंड स्टेप डुप्लीकेशन, थर्ड स्टेप एक्सचेंज ऑफ डीएनए या एक्सचेंज ऑफ जीन एंड फोर्थ स्टेप टर्मिनलाइजेशन। अब मियोसिस जब होता है तो मियोसिस की 2 स्टेप्स होती है, एक तो मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो एक्चुअल में एक तरह का रिडक्शन डिवीजन है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस होकर आधी हो जाती है। और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है, उसको होमोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसके अंदर भी 5 सब स्टेजेस पाई जाती है, जिसके अंदर लेप्टोटिन स्टेज है, जाइगोटिन स्टेज है, पैकेटिन स्टेज है, डिप्लोटिन स्टेज है, डाइकाइनेसिस स्टेज है। अब इसमें जो जाइगोटिन स्टेज जो होती है प्रोफेज फर्स्ट की सेकंड स्टेप सब स्टेप, जाइगोटिन में क्या होगा कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनकी आपस में पेयरिंग होती है। अब अपनी बॉडी में जैसे 2 जीनोम हैं, एक जीनोम अपनी मदर से आया है 22+X के रूप में, दूसरा जीनोम फादर से आया है 22+Y के रूप में। अब यहाँ पर 22 गुणसूत्र मदर से आ रहे हैं सोमेटिक के रूप में, 22 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं सोमेटिक रूप में। ये क्रोमोसोम इन सभी गुणसूत्रों की लंबाई, सभी में सेंट्रोमियर की लोकेशन, सभी में जीन की लोकस, सभी में जीन की संख्या वो लगभग समान होती है। और समजात गुणसूत्रों का जब पेयरिंग होती है, उनके पेयरिंग होने की घटना वो क्या कहलाती है? सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस इज द पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। और एक होमोलॉगस समजात गुणसूत्र का एक जो जोड़ा होगा उसमें एक गुणसूत्र मदर का है, एक गुणसूत्र फादर का है। इसको मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से जैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे सिनेप्सिस, मान लीजिए यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का जो क्रोमोसोम है ये मान लीजिए मैटरनल क्रोमोसोम है, यानी मदर से गुणसूत्र आया है। और इसके पास में रेड कलर का जो क्रोमोसोम है अब इन दोनों क्रोमोसोम में आप देख रहे हो दोनों क्रोमोसोम की लंबाई सेम है, दोनों गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की लोकेशन सेम है, दोनों गुणसूत्रों में जीन की जो पोजीशन है, लोकेशन है, लोकस है वो सेम है, दोनों गुणसूत्रों में जीन की संख्या लगभग सेम है जब तक इसमें कोई म्यूटेशंस नहीं हो। अब यहाँ पर मान लीजिए ये क्रोमोसोम मदर का है वाइट कलर में, और यहाँ पर रेड कलर में जो क्रोमोसोम है ये मान लीजिए फादर का है। सो दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम, दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम। अब दोनों गुणसूत्र आप देख रहे हो एक दूसरे के से निकट आ गए, दोनों क्रोमोसोम आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ गए, और समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा बनता है, इनकी जो कपलिंग हो रही है, इनकी जो पेयरिंग हो रही है, इनके पेयरिंग की घटना वो क्या कहलाती है? सिनेप्सिस। तो क्रॉसिंग ओवर की सबसे फर्स्ट स्टेप दैट इज सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस में क्या होगा? समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये सिनेप्सिस कहाँ से स्टार्ट होगा? सिनेप्सिस हमेशा क्रोमोसोम के
टीलोमियर वाले पार्ट से स्टार्ट होता है और सेंट्रोमियर की तरफ चलता है, दोनों टर्मिनल एंड से। यानी गुणसूत्रों के आपस में जुड़ने की जो घटना है वो टीलोमियर से स्टार्ट होगी और सेंट्रोमियर की तरफ चलेगी। ये परिघटना ठीक उसी तरह ही है जैसे आपके मान लीजिए पास कोई ब्रीफ केस हो, अटैची हो, और उस अटैची पे जैसे कवर चढ़ा हो कपड़े का, और इस कवर में देखा होगा चेन होती है, और अटैची के अंदर ब्रीफ केस में जो हैंडल है उस हैंडल को आप इसे सेंट्रोमियर के समान मान लो। अब इस ब्रीफ केस में आप चैन कैसे बंद करोगे? चैन आपने देखा है, दोनों तरफ की चैन को आप हाथ से पकड़ोगे और चैन को आप यूँ बंद कर रहे हो, और हैंडल तक आते आते अटैची के जो कवर है वो दोनों बंद हो जाते हैं। ये घटना ठीक उसी तरह जीप के रूप में है। तो सिनेप्सिस की घटना गुणसूत्र के टीलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ चलेगी, और ये सिनेप्सिस जब वापस खुलेगा, जिसको टर्मिनलाइजेशन का नाम दिया है, तो टर्मिनलाइजेशन हमेशा सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ चलेगा। तो अटैची में आप कवर बंद कर रहे हो, चैन को आप यूँ खींच रहे हो, चैन को जब वापस खोलोगे तो यूँ खोलोगे। तो ये पहली स्टेप है सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस में क्या होगा, समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है, कपलिंग होती है, पेयरिंग होती है। अब इसमें दोनों क्रोमोसोम की लंबाई सेम है, दोनों में सेंट्रोमियर की लोकेशन सेम है, दोनों में डिस्टेंस सेम है, दोनों में लोकस सेम है, दोनों में जीन की संख्या लगभग सेम है, जब तक इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ हो। अब सिनेप्सिस के बाद में सेकेंड स्टेप दैट इज डुप्लीकेशन है। अब कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन है। अब सेल डिवीजन में आप जानते हो कि सेल डिवीजन में जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज के बाद में इंटरफेज स्टेज होती है, और किसी भी सेल में जब इंटरफेज स्टेज होती है तो उसके अंदर डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है, डीएनए है वो डबल हो जाता है। तो डुप्लीकेशन में क्या होगा, ये जो गुणसूत्र हैं ये गुणसूत्र वर्टिकली स्प्लिट होते हैं। अभी तो इसमें दो ही क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड नीचे, या ये गुणसूत्र बाईवैलेंट के रूप में है। अब ये गुणसूत्र वर्टिकली स्प्लिट होंगे लेकिन सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो सेंट्रोमियर को छोड़कर पूरा जो क्रोमेटिड का ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट है वो वर्टिकली विपार्टित हो जाता है, वर्टिकली स्प्लिट हो जाता है, और इसके अंदर चार जो होती है वो भुजाएं बन जाती है। तो सेकंड जो स्टेप है डुप्लीकेशन, हाँ, इसके अंदर क्या होगा, इस क्रोमोसोम की वर्टिकल स्प्लिटिंग होगी, और वर्टिकल स्प्लिटिंग होगी तो जो क्रोमोसोम बाईवेलेंट टाइप का था, हाँ, अब वो टेट्रावेलेंट टाइप का हो जाता है। इसमें दो भुजाएं ऊपर बन जाती है, दो भुजाएं नीचे बन जाती है। इसी तरह इस गुणसूत्र में भी वर्टिकल स्प्लिटिंग होगी, हाँ, इसमें दो भुजाएं ऊपर बन जाएगी और दो भुजाएं इसके अंदर नीचे बन जाएगी। अब इसमें भीतर वाले जो पार्ट है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, एक दूसरे के सापेक्ष नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब इसमें ओरिजिनल जो फ्रेगमेंट था वो तो ये था, ओरिजिनल सेगमेंट ये था, और इसकी एग्जैक्ट कॉपी इस भुजा में है। इसी तरह इस क्रोमोसोम के डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी इस भुजा में है। अब ये भुजा इस क्रोमोसोम के संदर्भ में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के संदर्भ में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी अपुत्री खंड। और अपुत्री खंडों के बीच में जब जीन का आदान प्रदान होता है तो वो घटना क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर। हालांकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो बीच वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में भी हो। कई बार आउटर जो आर्म है इनके बीच में भी जीन विनिमय हो सकता है। ये अपन आगे इसके जो टाइप आएगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब स्प्लिटिंग जो हो गई, स्प्लिटिंग की घटना ये क्या कहलाती है, डुप्लीकेशन। तो क्रोमोसोम का वर्टिकली स्प्लिट हो जाना सेंट्रोमियर को छोड़कर, वो डुप्लीकेशन के नाम से
जाना जाता है। अब थर्ड स्टेप में इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का आपस में विनिमय होगा, इन दोनों का एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज जब होता है तो एक्स के आकार की रचनाएं बनती है, एक्स शेप, और ये एक्स के आकार की जो रचनाएं होती है इनको काइज़मेटा के नाम से जाना जाता है। काइज़मेटा की संख्या गुणसूत्र जितना लंबा होगा काइज़मा की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी। दो जीन के बीच में अंतराल जितना ज़्यादा होगा काइज़मा की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। और हर क्रोमोसोम में काइज़मा की संख्या, काइज़मा की पोजीशन, काइज़मा की सीक्वेंस ये कांस्टेंट होती है। ये ऑलरेडी फिक्स है कि 5वें नंबर के गुणसूत्र में कितने काइज़मा बनेंगे, 10वें नंबर के गुणसूत्र में कितने काइज़मा बनेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर की लोकेशन और उनकी लंबाई के बेसिस पे ग्रुप बने हुए हैं, 7 ग्रुप बने हुए हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, और कौन से ग्रुप का क्रोमोसोम किस टाइप का है ये कैरियोटाइप के द्वारा अपने को पता लग सकता है। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज जब होता है तो एक्स के आकार की रचनाएं जो होती है वो बनती है। ये मैटरनल क्रोमोसोम, ये इधर पैटर्नल क्रोमोसोम, अब आप देख रहे हो दोनों क्रोमोसोम के भीतर वाले जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इनके बीच में एक्स के आकार की ये रचना बनी है, और ये रचना कहलाती है काइज़मा या काइज़मेटा। अब काइज़मा की संख्या जो होगी वो क्रोमोसोम की लंबाई के समानुपाती है। छोटा क्रोमोसोम है काइज़मा कम बनेंगे, लंबा क्रोमोसोम है काइज़मा ज़्यादा बनेंगे, और सेंट्रोमेयर के पास का जो पार्ट है इसमें काइज़मा की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन टीलोमेयर वाला जो टर्मिनल पार्ट है उसमें काइज़मा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो एक्स के आकार की जो रचना बनी, अब यहाँ पर क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए यहाँ पर कटेगा, क्योंकि अभी तो ये सॉलिड है। अब दोनों फ्रेगमेंट के डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट होंगे। एंडोन्यूक्लियस से जब डीएनए कट हो जाएगा, कट होने के बाद में दोनों के डीएनए का आदान प्रदान होगा, यानी वाइट कलर का जो क्रोमोसोम्स है इसका डीएनए रेड कलर में अटैच हो जाएगा, रेड कलर के क्रोमोसोम का जो डीएनए ये वाइट कलर में अटैच हो जाएगा, और दोनों के डीएनए के जुड़ने की जो घटना है ये लाइगेस एंजाइम के द्वारा संपादित होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर 2 मेन एंजाइम काम में आ रहे हैं, एक तो डीएनए को काटने वाला, एक डीएनए को जोड़ने वाला। डीएनए को काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होगी, और डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेस एंजाइम की आवश्यकता होगी। और आफ्टर एक्सचेंज इन दोनों की स्थिति, दोनों गुणसूत्रों की सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी। ये तो इसका वो सेगमेंट है जिसमें जीन विनिमय नहीं हुआ है, और ये वो पार्ट है जिसके अंदर जीन विनिमय हुआ है, क्रोमोसोम का आदान प्रदान हो गया है, और इसके साथ दूसरा जो गुणसूत्र था उसका ये पार्ट इसके साथ अटैच हो गया है। इसी तरह इस गुणसूत्र में भी मैटरनल जो क्रोमोसोम था उसका डीएनए इसके साथ जुड़ जाएगा, और एक पार्ट इसका ओरिजिनल है, इंटैक्ट पोजीशन में है। अब आप इसमें देख रहे हो इस क्रोमोसोम में इस गुणसूत्र का पार्ट अटैच हो गया, इस गुणसूत्र में इस गुणसूत्र का पार्ट अटैच हो गया, यानी दोनों गुणसूत्रों के डीएनए का आपस में आदान प्रदान हो गया, और आपस में जब एक्सचेंज हो जाता है तो ये घटना क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानी जाती है। अब क्रॉसिंग ओवर के पश्चात क्या होगा,
टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस। तो सिनेप्सिस की घटना तो हो रही थी टीलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ, टर्मिनलाइजेशन की घटना होती है सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ। अब यहाँ पर गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। पहले तो मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक आए थे, अब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने की परिघटना ये कहलाती है टर्मिनलाइजेशन। लेकिन टर्मिनलाइजेशन सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ प्रोसीड होगा और उसके बाद में ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, दोनों क्रोमोसोम हाँ, ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। हाँ, इसी तरह ये क्रोमोसोम हाँ, ये भी सेपरेट हो जाता है। तो दोनों क्रोमोसोम का सेपरेट होना ये कहलाता है टर्मिनलाइजेशन। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद में फिर मेटाफेज फर्स्ट आता है, एनाफेज फर्स्ट आता है, टीलोफेज फर्स्ट आता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड होती है। मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में इसके अंदर 4 गैमेट्स बनेंगे। चारों गैमेट्स में ये अलग अलग तरह के क्रोमोसोम जो होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं। अब इसको जैसे हाइपोथेटिकली मैं जैसे रिप्रेजेंट करूं, इसमें 4 तरह की कॉम्बिनेशन जैसे बन सकती है। एक क्रोमोसोम इस तरह का, दूसरा क्रोमोसोम इस तरह का, तीसरा क्रोमोसोम इस तरह का और चौथा क्रोमोसोम इस तरह का। अभी आप इन्हें देख रहे हो, ये क्रोमोसोम इस गुणसूत्र के जैसा है, यानी मदर के जैसा। ये जो क्रोमोसोम है इस गुणसूत्र के जैसा है, यानी फादर के जैसा। अब इसमें 50% जो गैमीट हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के हैं, 50% जो गैमीट हैं ये रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन के हैं। अब यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है ये डेफिनेटली लिंकेज की वजह से, इट इज़ ड्यू टू लिंकेज। और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन जो बन रहा है इट इज़ ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की जो परिघटना होती है वो समजात गुणसूत्रों के बीच में होती है। ऐसा समजात गुणसूत्रों के बीच में भी आदान प्रदान होता है, लेकिन उस आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर नहीं बोलेंगे, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो कई बार अपनी बॉडी में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में भी डीएनए की अदला बदली होती है। वो यूनिडायरेक्शनल भी होती है, बाई डायरेक्शनल भी होती है, लेकिन वो जो एक्सचेंज होता है उसको ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। और जब भी बॉडी में ट्रांसलोकेशन होता है, गंभीर बीमारियां हैं, गंभीर तरह के सिंड्रोम जो होते हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप्स: सिनेप्सिस, डुप्लीकेशन, एक्सचेंज ऑफ डीएनए एंड टर्मिनलाइजेशन। अब इस क्रॉसिंग ओवर की टाइप्स क्या है, क्रॉसिंग ओवर को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, वो एस्पेक्ट में आपसे शेयर करूंगा। हाँ, इसके बाद में टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल,
है, यानी किस कोशिका के अंदर जीन विनिमय हो रहा है उसकी बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। और दूसरा इसमें होता है काइज़मा की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ काइस्मेटा। तो पहला जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी में दो तरह की सेल्स मिलती है, एक तो सोमेटिक सेल, एक जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल जो होती है उससे पूरी बॉडी बनती है। जर्म सेल जो होती है वो टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती है। सोमेटिक सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है, जर्म सेल्स में माइटोटिक डिवीजन भी होता है और मियोटिक डिवीजन भी होता है। अब क्वेश्चन है कि क्या माइटोसिस के दौरान जीन विनिमय पॉसिबल है? मियोसिस में तो जीन विनिमय होता है, नो डाउट, लेकिन क्या सूत्री विभाजन के दौरान जीन का आदान प्रदान होता है? क्या जीन का एक्सचेंज होता है? लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जैसे ड्रोसोफिला मक्खी, फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, ये सब्जी मंडी में सड़े गले जो फल होते हैं उसके ऊपर ये बैठी रहती है वाइट कलर की। तो ड्रोसोफिला की कई कोशिकाओं के अंदर जीन विनिमय देखने को मिलता है। इसी तरह एस्परजिलस जो होती है उसके अंदर ये परिघटना देखने को मिलती है। तो जब कई कोशिकाओं के अंदर जीन विनिमय हो तो उसको बोलते हैं सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। तो कोशिकाओं की बेसिस पे ये जीन विनिमय दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर और दूसरा हो गया जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। तो सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर तो वो है जो कई कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है, और जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर वो है जो जर्म सेल्स में संपन्न होता है। अब चूंकि सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस की परिघटना पाई जाती है, इसलिए इस जीन विनिमय को माइटोटिक क्रॉसओवर के नाम से भी जाना जाता है। और जर्म सेल्स में चूंकि मियोसिस होता है, इसलिए इस जीन विनिमय को मियोटिक क्रॉसओवर के नाम से भी जाना जाता है। अब जर्मिनल क्रॉसओवर कैसे होता है, ये पिक्टोरियल सीक्वेंस मैंने आपको पहले बताई थी। इसके अंदर यही 4 स्टेप होगी, सिनेप्सिस, डुप्लीकेशन, एक्सचेंज, टर्मिनलाइजेशन। लेकिन सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसके अंदर ये परिघटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। और सोमेटिक क्रॉसओवर से जो सेल्स बनती है उनके अंदर क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन भी अलग तरह का होता है, अलग तरह की उसके अंदर ये परिघटनाएं संपादित होती है। तो कोशिका की बेसिस पे जीन विनिमय दो प्रकार का हो गया, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर और जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। अब इसकी जो सेकंड टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ काइस्मा, काइस्मा की संख्या के आधार पर जीन विनिमय। मान लो किसी समजात गुणसूत्र में एक काइस्मेटा बन रहा है तो इसको सिंगल क्रॉसओवर बोलेंगे। 2 काइस्मेटा यदि बन रहे हैं इसको डबल क्रॉसओवर बोलेंगे। 3 काइस्मेटा यदि बन रहे हैं इसको ट्रिपल क्रॉसओवर बोलेंगे। 3 से ज़्यादा बन रहे हैं इसको मल्टीपल क्रॉसओवर बोलेंगे। और ज्यों-ज्यों काइस्मा की संख्या बढ़ती जाती है, जीन विनिमय की परिघटना और जटिल होती जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ काइस्मा, क्रॉसिंग ओवर 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट टाइप इज सिंगल क्रॉसओवर। हाँ, इसको मैं एब्रीविएशन के रूप में लिख रहा हूँ, CO, C फॉर क्रॉस और फिर ओवर, सिंगल क्रॉसओवर। सेकेंड टाइप इसमें हो सकती है डबल क्रॉसओवर। दो से ज़्यादा होने पर इसको बोलेंगे मल्टीपल क्रॉसओवर। और इसमें बेसिक आइडिया ये है कि गुणसूत्र जितना लंबा होगा उसमें काइस्मा की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल सिंगल क्रॉसओवर। हाँ, इसको मैं जैसे एक्सप्लेन करूँगा। सिंगल क्रॉसओवर है, मान लीजिए 2 समजात गुणसूत्र हैं। सपोज एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है
है मैटरनल। हाँ, इसका दूसरा जो जोड़ा है अब ये एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, और ये इसके अंदर सेंट्रोमियर दिखा है, क्योंकि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। सेंट्रोमियर बीच में हो तो उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे, बीच में से थोड़ा हट के हो उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। इसी तरह क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक भी हो सकता है, एक्रोसेंट्रिक भी हो सकता है। अब इस क्रोमोसोम में आप देख लो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल एंड से थोड़ा पहले है। अब इसके भीतर वाले जो फ्रैगमेंट हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाने जाते हैं, और जनरली जो काइज़मा बनता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में बनता है। लेकिन कई बार आउटर जो फ्रैगमेंट होते हैं उसके बीच में भी डीएनए का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये भीतर वाला जो पार्ट है इसके अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसके अंदर एक काइज़मा बन जाएगा, और आफ्टर क्रॉसिंग आफ्टर काइज़मा इसकी स्थिति हाँ इस तरह की होगी। आफ्टर क्रॉसिंग इसकी स्थिति इस तरह की है। अब इस गुणसूत्र का ये वाला पार्ट क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं अपन, है सपोज दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, दिस इज 4 नंबर, दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज फोर्थ नंबर, दिस इज थर्ड नंबर। अब इसमें आप देख रहे हो 1 नंबर 4 नंबर ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1 नंबर 4 नंबर इसको बोलेंगे नॉन क्रॉस ओवर सेगमेंट, यानी जीन विनिमय में भाग नहीं लेने वाले फ्रैगमेंट। तो 1 नंबर 4 नंबर ये नॉन क्रॉस ओवर सेगमेंट है, और 3 नंबर 2 नंबर ये क्रॉस ओवर सेगमेंट है। अब ये जो क्रॉस बना ये क्रॉस क्या कहलाएगा? काइज़मा। अब इस गुणसूत्र में एक एक्स के आकार की रचना बन रही है, एक काइज़मा की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए ये जीन इवन में क्या कहलाएगा? सिंगल क्रॉस ओवर। अब ये डीएनए यहाँ से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कटेगा, कटने के बाद में दोनों के डीएनए का आदान प्रदान होगा। उसके बाद में एक्सचेंज हुए डीएनए लाइगेस एंजाइम से आपस में जुड़ जाते हैं, और एक्सचेंज होने के बाद में इसकी जो स्थिति बनेगी वो इस तरह की होगी। हाँ, इसमें 1 नंबर सेगमेंट ओरिजिनल है, हाँ, 2 नंबर फ्रैगमेंट में आधा फ्रैगमेंट इस क्रोमोसोम का है, हाँ, आधा फ्रैगमेंट दूसरे क्रोमोसोम का है। इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम में आधा फ्रैगमेंट इस क्रोमोसोम का है, आधा फ्रैगमेंट दूसरे क्रोमोसोम का है, और आफ्टर एक्सचेंज क्रोमोसोम की ये स्थिति हो जाती है। इसके अंदर ये फर्स्ट नंबर, दिस इज फोर्थ नंबर। अब यहाँ पर आप देख लो डीएनए का आदान प्रदान हो गया, जीन का आदान प्रदान हो गया, और आदान प्रदान जब होता है तो डीएनए की जो वैरायटी होती है क्रोमोसोम में, जीन की जो रीशफलिंग होती है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो जब जीन विनिमय के दौरान एक क्रॉसओवर हो, एक काइज़मा बने, तो ये परिघटना सिंगल क्रॉसओवर के नाम से जानी जाती है, और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अब इसी तरह इसमें काइज़मा की संख्या यदि 2 हो, 2 काइज़मा बने, तब इसको बोलेंगे डबल क्रॉसओवर। लेकिन डबल क्रॉसओवर जो होता है वो सिंगल क्रॉसओवर से थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। ट्रिपल क्रॉसओवर जो होता है वो डबल से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। अब आप कल्पना करो अपनी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं,
अपनी बॉडी में 30,000 जीन्स हैं, अपनी बॉडी में करोड़ों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं और हर शुक्राणु का जो जीनोटाइप होता है वो अलग अलग होता है। अब कौन सा शुक्राणु अंडे के साथ फर्टिलाइज होगा, उसके अकॉर्डिंग जाइगोट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग डेवलप होने वाले बच्चे का फिनोटाइप बनेगा। तो इसके सेकंड टाइप दैट इज डबल क्रॉसओवर। हाँ, अब ये जो अलग अलग वैरायटी दिखाई है ये डबल क्रॉसओवर की है। हाँ, अब इसमें आप देख रहे हो पहला जो पैटर्न है इसके अंदर ये फ्रैगमेंट 1 नंबर 4 नंबर ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जीनी में हो रहा है 2 नंबर और 3 नंबर के फ्रैगमेंट में, और यहाँ पर 2 काइज़मा की फॉर्मेशन हुई है। इस पैटर्न में ये फ्रैगमेंट क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बाकी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इनके बीच में काइज़मा की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर भी 2 तरह की क्रॉसिंग बनती है। तीसरे पैटर्न में इस सेकंड क्रोमोसोम का ये फ्रैगमेंट जीन विनिमय में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी 1 2 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस फ्रैगमेंट में आप देख रहे हो चारों में ही जीन विनिमय में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी के बीच में जीन विनिमय हो रहा है। इसमें एक काइज़मा तो यहाँ पर बन रहा है 2 नंबर 3 नंबर के बीच में, और दूसरा जो काइज़मा बन रहा है वो बन रहा है 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर की जो परिघटना है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो। कई बार आउटर साइड के जो क्रोमोसोम के जो फिलामेंट हैं फ्रैगमेंट हैं उनके बीच में भी जीन विनिमय हो सकता है। अब 2 की बजाय मान लीजिए 3 काइज़मा बने तो वो ट्रिपल क्रॉसओवर कहलाएगा, 4 काइज़मेटा बने वो टेट्रा क्रॉसओवर कहलाएगा। अब ज्यों-ज्यों काइज़मा की संख्या बढ़ती जाएगी इसमें जो क्रॉसिंग पैटर्न है वो उतना ही जटिल होता जाएगा, और जितना ज़्यादा जटिल एक्सचेंज होगा उतनी तरह के गैमिट की फॉर्मेशन होती है। इसलिए अपने ह्यूमन में एक बार इजेकुलेशंस के दौरान कम से कम 10 करोड़ शुक्राणु है वो रिलीज होते हैं, और हर शुक्राणु के अंदर जेनेटिक पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई भी 2 शुक्राणु आपस में मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जीनोटिपिकली वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। अब ये मेल गैमिट जब फीमेल गैमिट के साथ फर्टिलाइज होंगे तो वहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशंस होती है। इसीलिए जो संतति बनती है वो संतति कई गुणों में अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। उस संतति में कुछ लक्षण मदर फादर के आते हैं, कुछ लक्षण दादा दादी के आते हैं, कुछ लक्षण नाना नानी के आते हैं, कुछ लक्षण मामा मामी के आते हैं। तो कई पीढ़ी का यहाँ पर डीएनए का जो है असेंबलेंस होता है, रीसफलिंग होती है, और क्रॉसिंग ओवर जितना ही ज़्यादा अच्छा होगा उससे बनने वाली संतति उतने उन्नत लक्षणों वाली होती है, हाइब्रिड रूप से वो विगर होती है। तो ये क्रॉसिंग ओवर की संख्या के आधार पर फर्स्ट टाइप इज सिंगल क्रॉस ओवर, सेकेंड टाइप वाज डबल क्रॉस ओवर। 2 से ज़्यादा यदि काइज़मा बने तो इसको बोलेंगे ट्रिपल क्रॉस ओवर। ट्रिपल क्रॉस ओवर को एक बहुत ही सिंपल डायग्राम के रूप में आपको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन उसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मान लो एक गुणसूत्र ये हैं, इसका जो सेकंड फ्रैगमेंट है इसी तरह दूसरा क्रोमोसोम, अब इसमें 2 नंबर और 3 नंबर इन फ्रैगमेंट के बीच में जैसे एक्शन दिखाया है, और यहाँ पर 3 क्रॉस पोजीशन है, 3 काइज़मेटा यहाँ पर बन रहे हैं, और आफ्टर एक्सचेंज
हाँ, इनकी पोजीशन जो है वो इस तरह की बनेगी। हाँ, ये फ्रेगमेंट ओरिजिनल हैं। हाँ, इसी तरह इस क्रोमोसोम में हाँ, ये स्थिति रहेगी। हाँ, अब ये ट्रिपल क्रॉसओवर मैंने सिंपल वे में दिखाया, यानी केवल दो ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। अब जो दो नॉन क्रॉस सेगमेंट हैं वो यदि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर जो रीसफलिंग जो होगी, रिकॉम्बिनेशन होगी, वो कॉम्प्लिकेट होती है, उनके डायग्राम भी कॉम्प्लिकेट होते हैं, उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी कॉम्प्लिकेट होते हैं। लेकिन समझने के हिसाब से ये दो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। दिस इज़ सिंगल क्रॉसओवर, दिस इज़ डबल क्रॉसओवर। और गुणसूत्र का वो पार्ट जो जीन में भाग नहीं लेता है उसको नॉन क्रॉसओवर फ्रेगमेंट बोलेंगे। जैसे इस केस में ये नॉन क्रॉसओवर फ्रेगमेंट है, इस केस में ये और ये नॉन क्रॉसओवर फ्रेगमेंट है, यहाँ पर ये नॉन क्रॉसओवर फ्रेगमेंट है। इसके अंदर कोई भी नॉन क्रॉसओवर फ्रेगमेंट नहीं है क्योंकि सभी जीन विनिमय के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए जीन विनिमय का दो टाइप हो गया है, एक तो कोशिका के आधार पर और एक काइज़मेटा की संख्या के आधार पर। कोशिका के आधार पर जीन विनिमय दो टाइप का हो जाएगा, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर, जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। और काइज़मा की संख्या के आधार पर सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर, ट्रिपल क्रॉस ओवर और मल्टीपल क्रॉस ओवर। क्योंकि जीन विनिमय जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है और इसका जो डिटेल एस्पेक्ट है वो समझने के हिसाब से बहुत टिपिकल है, क्योंकि इसमें एक हॉलीडे जंक्शंस होता है, वो पीजी लेवल का टॉपिक है। पीजी में जो एमएससी कर रहे हैं उनके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में आता है, व्हाट इज़ हॉलीडे जंक्शंस। उस पॉइंट को नेक्स्ट व्याख्यान में जब भी अपने को मौका मिलेगा मैं आपसे शेयर करूँगा। अब क्रॉसिंग ओवर किन किन बातों पे डिपेंड करता है या क्रॉसिंग ओवर किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है, उसमें मैं बहुत ही शॉर्ट में आपसे शेयर करूँगा। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उसके अंदर प्राणी की आयु, उस प्राणी को मिलने वाला न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, जीनोटाइप, क्रोमोसोमल इफेक्ट, सेंट्रोमेरिक इफेक्ट और इंटरफेरेंस। इन सब को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा एज के साथ। हाँ, अब अपने ह्यूमन में क्या होता है कि जो जो प्राणी की आयु बढ़ती है गुणसूत्रों में हिस्टोन और डीएनए के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग धीरे धीरे लूज हो जाती है। गुणसूत्र हैं वो आयु बढ़ने के साथ साथ ढीले हो जाते हैं और जो जो प्राणी की आयु बढ़ेगी उसके अंदर जीन विनिमय की घटना रिड्यूस हो जाती है और एक आयु के बाद में तो जीन विनिमय टोटली समाप्त हो जाएगा। हाँ, महिलाओं में जैसे देखते हैं कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे आती है, लेकिन आफ्टर 45 ईयर्स महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन होता है, वो बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और वहाँ पर जीन विनिमय टोटली स्टॉप हो जाएगा। हाँ, नर के अंदर गैमेट का प्रोडक्शंस लेट एज तक चलता रहता है, लेकिन एक सीधा सा इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि जीन विनिमय की दर आयु के विलोमानुपाती होती है। जो जो मनुष्य की आयु बढ़ेगी क्रॉसिंग ओवर की दर कम होती जाती है। सेकेंड एस्पेक्ट न्यूट्रिशन है। यदि प्राणी को हेल्दी न्यूट्रिशंस मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगी, विटामिन्स का सप्लीमेंट मिलेगा, आयंस और मिनरल्स का सप्लीमेंट मिलेगा तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो संपादित होता रहता है। लेकिन जीन विनिमय कैल्शियम के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यदि आपकी डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम हो तो क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज बढ़ जाती है। यदि कैल्शियम ज़्यादा हो तो क्रॉसिंग ओवर की घटना रिड्यूस हो जाती है। तो जीन विनिमय की जो दर है वो कैल्शियम की मात्रा के विलोमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
टेम्परेचर, जो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, क्रॉसिंग ओवर कम होता जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो डीएनए जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। डीएनए को कंट्रोल करने वाले जो एंजाइम्स हैं, जीन विनिमय में पार्टिसिपेट करने वाले जो एंजाइम्स हैं, सेल डिवीजन में जो पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम होते हैं और डीनेचर हो जाते हैं। और कोई भी एंजाइम जब डीनेचर हो जाता है तो सेल की फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन, बायोकेमिकल फिनोमेनन और जितने भी मॉलिक्यूलर फिनोमेनन हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ज्यों ज्यों तापमान बढ़ेगा जीन विनिमय की दर कम होती जाती है। जीनोटाइप, हाँ, अब क्वेश्चन है कि जीन विनिमय नर में ज़्यादा होगा या मादा में ज़्यादा होगा। तो जीनोटाइप की यहाँ पर प्रभाव पड़ता है और जनरली ये देखा गया है कि नर के अंदर क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, फीमेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी कम रहती है। इसलिए जीन विनिमय की दर नर में ज़्यादा होगी, मादा में ज़्यादा होगी। इसलिए ये ह्यूमन के, एनिमल्स के जीनोटाइप पे भी डिपेंड करती है कि उस का जीनोटाइप XY टाइप का है या XX टाइप का है। क्रोमोसोमल इफेक्ट, हाँ, अब क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर 4 तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हाँ, कुछ क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसमें सेंट्रोमियर एकदम बीच में होता है। कुछ क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसमें सेंट्रोमियर के एक तरफ की भुजा छोटी होती है, एक तरफ की भुजा बड़ी होती है। कुछ गुणसूत्र ऐसे हैं जिसमें सेंट्रोमियर के एक तरफ की भुजा बहुत ही छोटी है और एक तरफ की भुजा बहुत लंबी है। कुछ गुणसूत्र ऐसे हैं जिसमें सेंट्रोमियर के केवल एक तरफ ही भुजा पाई जाती है, एक तरफ भुजा नहीं पाई जाती है। अब आप देख रहे हो सेंट्रोमियर की लोकेशन की बेसिस पे क्रोमोसोम जो है वो 4 तरह के हो गए। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपनी बॉडी मिलता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपनी बॉडी मिलता है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब किस तरह का गुणसूत्र होगा उसके अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब ये जो क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम में आप देख रहे हो भुजा केवल एक तरफ ही है, इस क्रोमोसोम में भुजा दोनों तरफ है। तो क्रोमोसोम की आकृति कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर की परिघटना संपादित होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, हाइपोथेटिकल, मान लीजिए ये क्रोमोसोम, हाँ, ये सेंट्रोमियर, हाँ, ये इसकी इधर वाली भुजा, इधर ये दूसरा क्रोमोसोम, अब ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके मैंने दिखाया है। अब इसमें सेंट्रोमियर के इधर भी 2 काइज़्मा है, सेंट्रोमियर के इधर भी 2 काइज़्मा है। तो गुणसूत्र की आकार और आकृति कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर की परिघटना जो होती है वो प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है। और इसमें एक सिंपल सी आइडिया है कि गुणसूत्र जितना लंबा होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं उतनी ज़्यादा रहेगी, उसमें काइज़्मा की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो गुणसूत्र आकार में छोटा होगा, लंबाई में स्मॉल होगा, उसमें काइज़्मा की संख्या उतनी कम रहेगी और उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की संभावना भी बहुत कम रहेगी। इसलिए छोटे आकार के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें लिंकेज की परिघटना ज़्यादा पाई जाती है, जो गुणसूत्र लंबे होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर की परिघटना ज़्यादा पाई जाती है। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है उसमें भी जीन विनिमय परिघटना प्रभावित होती है। हाँ, इसके बाद में सेंट्रोमेरिक इफेक्ट, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहाँ पर है, और ये मैंने कल के व्याख्यान में आपको बताया था
कि जो जीन सेंट्रोमियर के नज़दीक होते हैं वो हमेशा लिंकेज को प्रदर्शित करते हैं, जो जीन सेंट्रोमियर से दूर होते हैं वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम में जब हम सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ चलते हैं तो क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज बढ़ती जाती है और लिंकेज की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है। जो क्रोमोसोम में हम टीलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ चलते हैं क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है और लिंकेज की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। इसमें जैसे मान लो ये क्रोमोसोम ये इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर पार्ट है, ये क्रोमोसोम का टीलोमियर वाला पार्ट है। अब जो हम सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ चलेंगे, जो अपन सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ चलेंगे क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी लिंकेज से ज़्यादा होगी। यानी जो सेंट्रोमियर से आप टीलोमियर की तरफ चलोगे जीन विनिमय की परिघटना बढ़ती जाएगी और लिंकेज की परिघटना कम होती जाएगी। इसी तरह जो आप टीलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ चलोगे तो लिंकेज की पॉसिबिलिटी क्रॉसिंग ओवर से ज़्यादा होगी। तो कहने का अर्थ है कि सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ जब चलते हैं तो लिंकेज की परसेंटेज कम होती जाती है, क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज बढ़ती जाती है। जो टीलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ चलते हैं लिंकेज की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है और क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है। तो ये सेंट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से, पोजीशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द जो जीन होंगे वो हमेशा लिंकेज को प्रदर्शित करते हैं, वो जीन हमेशा निष्क्रिय रूप में होते हैं, वो जीन प्रोटीन सिंथेसिस बहुत कम करते हैं और इन जीन्स में रेप्लिकेशन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन जो जीन दूर है उसके अंदर रेप्लिकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसलेशंस भी होता है। तो जीन का निष्क्रिय होना, सक्रिय होना ये डिपेंड करता है उस जीन की क्रोमोसोम के अंदर लोकेशन कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, क्या जीन सेंट्रोमियर के नज़दीक है, क्या जीन सेंट्रोमियर से दूर है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो जीन विनिमय को प्रभावित करते हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, दैट इज़ सिग्निफिकेंस, यानी जीन विनिमय का महत्व क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंस। पहली सिग्निफिकेंस तो इसमें यही है कि जीन विनिमय के द्वारा वेरिएशन डेवलप होती है, क्योंकि अलग अलग तरह के गैमेट्स बनेंगे। अलग अलग गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के जाइगोट बनते हैं। इस जाइगोट के कारण नई जो संतति बनती है वो नए लक्षणों वाली होती है, नई विभिन्नताओं वाली होती है। तो जीन विनिमय के द्वारा जो संतति बनती है, जो नई पीढ़ी बनती है, उसके अंदर वेरिएशंस डेवलप होती है और वेरिएशन जब डेवलप होती है तो इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन जब होता है तो नई स्पीसीज़ की बनने की संभावना रहती है या पुरानी स्पीसीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट जो होता है, इम्प्रूवमेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जीन की जो कार्य प्रणाली होती है, फंक्शनिंग, उसके बारे में पता चलता है कि जीन कैसे काम करता है, जीन निष्क्रिय है या जीन सक्रिय है, या जीन में सहलग्नता है या जीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो जीन की प्रॉपर्टी कैसी है, जीन की फंक्शनिंग कैसी है, उसके बारे में इससे अपने को आइडिया लग जाती है। और जीन विनिमय के द्वारा मैपिंग की परिघटना भी
मानचित्र जो है मैपिंग, क्रोमोसोम मैपिंग के बारे में भी इससे अपन आइडिया लगा सकते हैं। और लेकिन मेन जो सिग्निफिकेंस वही है कि इसके अंदर जीन की रीसफलिंग होती है, डीएनए की रीसफलिंग होती है और नई जो पीढ़ी बनती है उसके अंदर विगरनेस आती है, वेरिएशंस आती है, नई स्पीशीज़ बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इसलिए अपन जो मैरिज एस्पेक्ट जो करते हैं, जब भी अपने हिंदू माइथोलॉजी में जो शादी करते हैं उसके अंदर 4 गोत्र को जैसे टाला जाता है, इसके अंदर खुद की गोत्र टालते हैं, ननिहाल की टालते हैं, तो 4 गोत्र को टालते हैं। 4 गोत्र को टालने के पीछे मकसद क्या है कि यदि उसी गोत्र में शादी होगी, इसको कॉन्संजीनियस मैरिज बोलते हैं, तो सेम जीन आएंगे। अब सेम जीन जब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपिगेट होते हैं तो उसके अंदर नस्ल सुधार की संभावनाएं बहुत कम रहती है। इसलिए अलग अलग गोत्र में शादियां हैं वो करनी चाहिए। इंटर रिलीजियस मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंटरकास्ट मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंटर कॉन्टिनेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग कंट्री के जो व्यक्ति हैं उनके बीच में भी मैरिज हो तो ह्यूमन जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं। अलग अलग ब्रीड में राजपूत है, जैसे नॉन राजपूत है, इनके बीच में यदि मैरिज हो तो बनने वाली जो संतति है वो अत्यधिक विगर होगी, हाइब्रिड होगी और उन बच्चों का जो जीनोटाइप फिनोटाइप कॉम्बिनेशन है वो पूर्णतया अलग देखने को मिलेगा। तो ये एक नट सेल में आज का चैप्टर क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होने वाला डीएनए का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर सोमेटिक सेल में भी होता है, जर्म सेल्स में भी होता है। सोमेटिक सेल में होता है तो इसको सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जर्म सेल्स में होता है तो उसको जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर भी काइज़मा की बेसिस पे सिंगल क्रॉस ओवर हो सकता है, डबल क्रॉस ओवर हो सकता है, मल्टीपल क्रॉस ओवर हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये एक नट सेल में एक समरी के रूप में, एक छोटे खाके के रूप में ये चैप्टर मैंने आपसे शेयर किया है। और आशा करता हूँ आपके व्याख्यान समझ में आया होगा। और इस व्याख्यान को आप YouTube चैनल पे देखिए, उसको आप सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट है वो लिखिए। व्याख्यान में कोई कमी है तो वो भी आप इंडिकेट करें ताकि अगले व्याख्यान में हम उन कमियों को, उन शॉर्ट कमिंग्स को रिमूव करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी। जो सरकारी कॉलेज है वो आप जानते हो बहुत सिंपल होती है, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं और कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार मैं पुनः हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, लोहिया कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।